गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इनकम टैक्स के क्लास में देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इनकम टैक्स फॉर बीकॉम सेमेस्टर 3। तो अभी तक हम लोग जो भी देख चुके हैं वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम लोगों ने देखा था, चाहे वो कैपिटल गेन का हो चाहे वो हाउस प्रॉपर्टी का हो। आज हम लोग एक थ्योरी क्वेश्चन देखेंगे और ये जो थ्योरी क्वेश्चन है ये आपका एग्जाम में हमेशा पूछा जाता ही है, इसीलिए जिस तरीके से ये बताया जा रहा है आप कोशिश कीजिए उसी तरीके से इसको याद करने का और एग्जाम में लिखने का भी। तो हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इनकम टैक्स, जो कि आपका C6 पेपर है फॉर बीकॉम सेमेस्टर 3 रांची यूनिवर्सिटी। एक बात मैं और बता दूं कि जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन केवल रांची यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सभी यूनिवर्सिटीज़ में ये सिलेबस कवर करता है, तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब वो क्वेश्चन है क्या? वो क्वेश्चन है बेसिकली हाउ इज द रेसिडेंस ऑफ एसएससी इज डिटरमाइंड फॉर इनकम टैक्स पर्पस। इनकम टैक्स पर्पस के लिए किसी भी एसएससी का जो रेसिडेंशियल स्टेटस है वो किस तरह से निर्धारित किया जाता है, यानी कि किसी भी व्यक्ति का रेसिडेंशियल स्टेटस किस तरह से निर्धारित किया जाता है, ये हमारा सवाल है। और इसी सवाल का एक और पार्ट आता है कभी कभी जोड़ करके कि एक्सप्लेन द इंसिडेंस ऑफ टैक्स, इंसिडेंस ऑफ रेसिडेंस ऑन टैक्स लायबिलिटी। मीन्स किसी भी व्यक्ति के कराभार जिसको हम लोग बोलेंगे उसके लिए रेसिडेंस किस तरह से डिसाइड किया जाता है। तो शुरू करते हैं हम लोग इसका जवाब। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि किसी भी व्यक्ति का रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना क्यों जरूरी है। इनकम टैक्स एक्ट में किसी भी व्यक्ति के कर का निर्धारण उसके रेसिडेंशियल स्टेटस पर ही निर्भर करता है। द टैक्स इंसिडेंस ऑन एन एसएससी डिपेंड्स अपॉन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस। The residential status of an assessee is determined with reference to his residence in India during the previous year। और किसी भी व्यक्ति के रेसिडेंशियल स्टेटस को देखने के लिए या निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को देखना पड़ता है कि प्रीवियस ईयर्स में वो एसएससी भारत में कितने दिनों तक रहा है। प्रीवियस ईयर जस्ट नॉट, यहाँ पे हम लोग प्रीवियस ईयर का मतलब केवल रेलिवेंट प्रीवियस ईयर नहीं है, बल्कि उसके पूर्व के जितने भी वर्ष हैं वो सारे प्रीवियस ईयर ही कहे जाते हैं। इसी वजह से रेसिडेंशियल स्टेटस किसी भी व्यक्ति का निकालना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उस व्यक्ति की टैक्स लायबिलिटी उसके रेसिडेंशियल स्टेटस पर ही डिपेंड करती है। इसलिए जरूरी है कि उसका हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करें। तो क्या रेसिडेंस और सिटीजनशिप एक ही चीज है? तो नहीं, रेसिडेंस अलग है और सिटीजनशिप अलग है। सिटीजनशिप को टैक्स लायबिलिटी से कोई भी लेना देना नहीं है। चलिए देखते हैं आगे। फिर बोला जा रहा है कि एज पर सेक्शन 6
an individual may be either resident or non-resident. मीन्स इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 6 में बताया गया है कि एक इंडिविजुअल जो है वो या तो रेसिडेंट हो सकता है, मतलब निवासी हो सकता है, निवासी कहेंगे इसको हम लोग हिंदी में, निवासी, या नॉन रेसिडेंट हो सकता है, इसे हम लोग कहेंगे अनिवासी। रेसिडेंट जो है वो दो तरह का होता है, एक है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट और दूसरा है रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट एंड रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। तो एज पर सेक्शन 6 एन इंडिविजुअल में बी ए रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया और रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया और नॉन रेसिडेंट। मीन्स 3 कैटेगरी बता रहा है, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये, और ये दोनों पार्ट है किसका, रेसिडेंट्स का पार्ट। ठीक है। The following are the two sets of conditions for determining the residential status of individuals। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज है, ये आप देखिए, टू सेट्स ऑफ कंडीशंस। ये कंडीशंस जो है वो क्या है हम लोग को देखते हैं। तो वो जो कंडीशंस हैं वो कंडीशंस बेसिकली कैटेगराइज किए गए हैं आपके दो सेट्स ऑफ कंडीशन से। पहला को हम लोग बोल रहे हैं क्या, बेसिक कंडीशन, और दूसरा को हम लोग बोल रहे हैं क्या, एडिशनल कंडीशंस। तो कोई भी व्यक्ति रेसिडेंट है, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है, या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, या नॉन रेसिडेंट है, ये डिपेंड करता है कि उसने कितने कंडीशंस को सेटिस्फाई किया। तो जो कंडीशंस की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वो कंडीशंस जो है वो दो तरह के हो सकते हैं। पहला है आपका बेसिक कंडीशन और दूसरा है आपका एडिशनल कंडीशन। अब आइए यहाँ पर देखिए, एक टेबल बनाया गया है, आप इससे कोशिश कीजिए समझने का कि कब वो रेसिडेंट माना जाएगा ऑर्डिनरीली और कब माना जाएगा नॉट ऑर्डिनरीली और कब माना जाएगा नॉन रेसिडेंट। बोलता है कि रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने के लिए, रेसिडेंट बट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट होने के लिए किसी भी इंडिविजुअल को एनी ऑफ द टू बेसिक कंडीशंस, जो भी बेसिक कंडीशन है वो क्या है अभी नहीं पता हम लोगों को, अब इसके बाद देखा जाएगा वो बेसिक कंडीशंस हैं क्या। तो बोलता है कि देयर आर टू बेसिक कंडीशंस, बेसिक कंडीशन ए एंड बेसिक कंडीशन बी। तो अगर कोई व्यक्ति दोनों बेसिक कंडीशंस में से कोई भी एक को पूरा कर दे और बोथ एडिशनल कंडीशंस दैट इज 1 एज वेल एज 2 को वो सेटिस्फाई कर देता है तो वो कहलाएगा रेसिडेंट बट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। अब थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास दो बेसिक कंडीशन है, एक है बेसिक कंडीशन ए और एक है बेसिक कंडीशन बी, और मेरे पास दो एडिशनल कंडीशन भी है जिसको मैंने नाम दिया है क्या, एडिशनल कंडीशन 1 और एडिशनल कंडीशन 2। तो अगर कोई भी इंडिविजुअल दोनों बेसिक कंडीशन में से किसी एक बेसिक कंडीशन को और दोनों एडिशनल कंडीशन को वो पूरा कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तब वो माना जाएगा रेसिडेंट बट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। क्लियर। सेकेंड है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। मीन्स इफ एनी इंडिविजुअल सेटिस्फाई एनी ऑफ द टू बेसिक कंडीशन, दैट इज चाहे वो ए को पूरा कर दे या फिर बी को पूरा कर दे, और एडिशनल कंडीशन में अगर वो कुछ भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा है या एक कर रहा है तो भी इसी कैटेगरी में आएगा, तो वो कहलाया जाएगा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। मीन्स अगर कोई केवल बेसिक को सेटिस्फाई कर रहा है, एडिशनल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो वो सेकेंड कैटेगरी हो जाएगा। और थर्ड है आपका क्या, नॉन रेसिडेंट।
नॉन रेसिडेंट में कहा जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति बेसिक कंडीशन का एक भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो नॉन रेसिडेंट होगा, जाहिर सा बात है। चलिए वो टेबल हम लोग एक बार अभी और आगे भी देखेंगे। तो अभी जो हम लोग कंडीशंस की बात कर रहे थे कि बेसिक कंडीशन क्या है, एडिशनल कंडीशन क्या है, तो अब हम लोग देखते हैं बेसिक कंडीशन क्या क्या था। तो मैंने बताया आपको कि दो बेसिक कंडीशन होते हैं, बेसिक कंडीशन ए और बेसिक कंडीशन बी। तो ये आपका पहला है बेसिक कंडीशन ए। तो बेसिक कंडीशन ए है क्या, देखते हैं। पहला बेसिक कंडीशन है कि ही इज इन इंडिया फॉर a period of 182 days or more in the relevant previous year। मीन्स रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में अगर एसएससी जिसकी टैक्स की कंप्यूटेशन हम लोग कर रहे हैं वो एसएससी 182 दिन या उससे ज़्यादा भारत में रहा हो तो यह माना जाएगा कि उसने बेसिक कंडीशन ए को पूरा कर लिया। इसको एक हम लोग चित्र की सहायता से समझते हैं। हम लोग को का असेसमेंट ईयर जो है वो क्या है, 2019-20। तो असेसमेंट ईयर से ठीक पहले का जो वर्ष होगा वो कहलाएगा हमारा रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। तो हमारा रेलिवेंट प्रीवियस ईयर हो गया 2018-2019। तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि 2018-19 में अगर वो 182 दिन या उससे ज्यादा रहा, मीन्स 182 डेज और मोर, कब, 18-19 में, तब माना जाएगा कि उसने पहले बेसिक कंडीशन को पूरा कर लिया। ठीक है, ए बेसिक कंडीशन समझ में आया, मीन्स 182 डेज और मोर इन द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। अब बेसिक कंडीशन बी देख लीजिए, थोड़ा सा समझना होगा यहाँ पर आपको। बेसिक कंडीशन बी में दो पार्ट है, एक पार्ट आपका यहाँ तक है और एक पार्ट आपका यहाँ से शुरू हो रहा है। तो पहला पार्ट बोलता है कि ही इज इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 60 डेज और मोर, मीन्स वो 60 दिन या उससे ज्यादा रहा हो। कब रहा हो, ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, मीन्स 18-19 में। देख लीजिए हमारा असेसमेंट ईयर है 19-20, तो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर क्या हो गया हमारा 18-19। 18-19 में कितना दिन रह रहा है, 60 डेज या मोर। ठीक है, एंड देखिए एंड यहाँ सेकंड सेंटेंस चल रहा है, एंड ऑल्सो फॉर 365 डेज और मोर ड्यूरिंग 4 years immediately preceding the relevant previous year। मीन्स रेलिवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़ करके उसके पूर्व के 4 वर्षों में, तो इसको हम लोग फिलहाल छोड़ दिए, और इसके पूर्व के 4 वर्ष ये चला हमारा, मीन्स 17-18, 16-17, 15-16 और 14-15। इन चारों सालों में कुल मिलाकर के वो 365 दिन या उससे ज्यादा दिन रहा हो। बात समझ में आ गया क्या बोल रहा है ये, मीन्स रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में 60 डेज प्लस रेलिवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़ करके उसके पूर्व के 4 वर्षों में कुल मिलाकर के 365 डेज अगर कोई रहता है तो यह माना जाएगा कि उसने सेकेंड बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया। ठीक है, तो ये था दो बेसिक कंडीशन। तो दो बेसिक कंडीशन में पहला था आपका 182 डेज का ईयर में, और दूसरा था आपका क्या 60 प्लस 365। याद रहेगा, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में ए में था 182 डेज, बी में था 60 डेज, प्लस रेलिवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़ करके उसके पूर्व के वर्षों में 365 डेज। तो दिस इज योर टू बेसिक कंडीशंस। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स एडिशनल कंडीशंस कि व्हाट आर दोज टू एडिशनल कंडीशंस। लेकिन
उन एडिशनल कंडीशंस में जाने से पहले हम लोग बेसिक कंडीशंस का कुछ एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन हम लोग पहले देख लेते हैं कि क्या एक्सेप्शन है वो। तो एक्सेप्शन जो है यहाँ पे दो एक्सेप्शन है। बोलता है कि इन दी फॉलोइंग टू केसेस, केवल ये टू केसेस में, एन इंडिविजुअल नीड्स टू बी प्रेजेंट इन इंडिया फॉर ए मिनिमम ऑफ 182 days or more in order to become resident in India instead of 60 days as stated in second basic condition। तो सेकेंड बेसिक कंडीशन एक बार हम जल्दी से रिकॉल करते हैं। यहाँ पर था सेकेंड बेसिक कंडीशन में 60 प्लस 365, ये था हमारा 60। अब यहाँ पर बोलता है कि इन दो कंडीशंस में जो 60 डेज है, ये 60 डेज आप नहीं लेंगे, बल्कि इसके जगह पर आपको कितना लेना होगा, 182 डेज। तो वो दो कंडीशंस क्या क्या हैं? तो पहला बोलता है कि एन इंडियन सिटीजन who leaves India during the previous year for the purpose of taking employment outside India, or an Indian citizen leaving India during the previous year as a member of crew of an Indian ship। कोई भी व्यक्ति यदि एम्प्लॉयमेंट पर्पज से भारत को छोड़ करके बाहर जाता है, या फिर कोई भी भारतीय नागरिक यदि किसी इंडियन शिप के क्रू मेंबर के तौर पर भारत से बाहर जाता है, तो उसके लिए 60 डेज की जगह पर हम लोग 182 डेज ही कंसिडर करेंगे। ये पहला हो गया। दूसरा कंडीशन इसका बोलता है एक्सेप्शन कि एन इंडियन सिटीजन और ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु कम्स ऑन विजिट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर कोई भारतीय नागरिक या ऐसा कोई इंडियन ओरिजिन का पर्सन जो भारत घूमने के पर्पज से आया है, उसके लिए भी 60 डेज की जगह पर हम लोग 182 डेज का कैलकुलेशंस करेंगे। ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति भारत मूल का कब माना जाता है, भारतीय मूल का? तो ए पर्सन इज सेड टू बी ऑफ इंडियन ओरिजिन इफ आइदर ही or any of his parents or any of his grandparents was born in undivided India। क्लियर? यहां तक में दिक्कत किन्हीं को नहीं होना चाहिए। अब एक इंपॉर्टेंट नोट यहां पे बोल रहा है, तो वो क्या बोलता है कि फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया, डे ऑफ एंट्री मतलब आप जिस दिन आए, एंड डे ऑफ एग्जिट should be included in the period of stay in India। मीन्स आप जिस दिन भारत आए और आप जिस दिन भारत से गए, दोनों माना जाएगा कि आप भारत में थे। दूसरा, it is not compulsory that stay should be continuous, stay should be continuous, rather total stay during the year should be 182 days or 60 days as the case may be। अब यहाँ पर बोलता है कि आपको जो 182 दिन या 60 दिन का जो रूल बोला गया रहने का, तो वो क्या कंटिन्यूअस होना चाहिए 182 डेज? तो यहाँ पर बोलता है कि नहीं, वो जरूरी नहीं है। आप अगर मान लो पहला बार आए तो 60 डेज रहे, 50 दिन रहे, फिर और आए तो फिर 50 दिन रहे, इस तरह से भी आप तोड़ तोड़ करके भी कुल मिलाकर के अगर आपका 182 डेज या 60 डेज माना जाता है, तो माना जाएगा कि आपने कंडीशंस को सेटिस्फाई कर लिया है। मीन्स एक सिंगल स्ट्रेच में 182 डेज आपको रहना है, ये कंपलसरी नहीं है। अब आते हैं हम लोग एडिशनल कंडीशंस की तरफ। तो आपको बताया मैंने कि दो एडिशनल कंडीशन है, एडिशनल कंडीशन 1 और एडिशनल कंडीशन 2। तो एडिशनल कंडीशन 1 क्या है वो देखिए। एडिशनल कंडीशन 1 कह रहा है कि ही हैज बीन रेसिडेंट इन इंडिया। देखिए यहाँ पर दे दिया, ही हैज बीन रेसिडेंट इन इंडिया इन at least 2 resident in India in at least 2 out of
10 प्रीवियस ईयर मीन्स 10 प्रीवियस ईयर में वो 2 साल क्या रहा हो, रेसिडेंट रहा हो अकॉर्डिंग टू दी बेसिक कंडीशन, जो कि अभी हम लोगों ने देखा ऊपर, इमीडिएटली प्रिसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। अब देखिए यहाँ पर समझिए इस चार्ट की मदद से, हमारा असेसमेंट ईयर है 19-20, बोलता है कि इमीडिएटली प्रिसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, मतलब रेलिवेंट प्रीवियस ईयर को आप छोड़ दीजिए, 18-19 को छोड़ दीजिए, उसके पूर्व के 10 साल चले जाइए। तो पूर्व का 10 साल देख लीजिए, आपका 17-18 हो गया, 16-17 हो गया, 15-16, ये यहाँ 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 तक आपको आगे कितना कुल मिला करके 2008-9, मतलब 2008-9 से लेकर के 17-18 10 साल हुआ। इन 10 वर्षों में आप कम से कम 2 वर्ष क्या रहे हो, रेसिडेंट रहे हो। तो रेसिडेंट रहने के लिए आपको क्या करना पड़ा होगा, बेसिक कंडीशन में से किसी को सेटिस्फाई करना पड़ा होगा, ठीक है। अब दूसरा बेसिक एडिशनल क्या है देख लीजिए। दूसरा एडिशनल कंडीशन, ही हैज बीन इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 730 days or more during 7 years immediately preceding the relevant previous year, means relevant previous year को छोड़ करके उसके पूर्व के 7 वर्षों में यदि इंडिविजुअल 730 दिन या उससे ज्यादा रहा है तो माना जाएगा कि उसने दूसरे एडिशनल कंडीशंस को भी सेटिस्फाई कर लिया। क्लियर यहां तक। तो आपने देखा कि 2 बेसिक कंडीशन है और 2 एडिशनल कंडीशंस है। अब कोई भी इंडिविजुअल कितने कंडीशंस को पूरा कर रहा है उसके आधार पर ही उसके निवास स्थान को निर्धारित किया जाता है। तो वो जो चार्ट हम लोगों ने देखा था, एक बार और देखते हैं उस चार्ट को। तो ये था वो चार्ट। टाइप्स ऑफ रेसिडेंट था आपका, रेसिडेंट बट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली, और तीसरा था नॉन रेसिडेंट। तो हम लोगों ने देखा 2 बेसिक कंडीशन, ए और बी, 2 एडिशनल 1 और 2। तो अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति दोनों बेसिक कंडीशन में से कोई एक, इधर ए और बी, दोनों बेसिक कंडीशन में से कोई एक और दोनों एडिशनल कंडीशंस को पूरा करता है, मीन्स ही हैज टू सेटिस्फाई एटलीस्ट 3 कंडीशंस। 3 कंडीशंस मतलब बेसिक का 1 और एडिशनल का 2, B2 A1। तो वो क्या हो जाएगा, रेसिडेंट बट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। फिर बोलता है कि रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए क्या रूल है, तो बोलता है एनी ऑफ द 2 बेसिक कंडीशंस, मीन्स इसे केवल कितना करना है, 1 करना है। बेसिक का 1 कर ले और एडिशनल का 0, तो वो क्या माना जाएगा, नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। यहां पर ध्यान ये रखिएगा कि अगर वो एडिशनल का 1 करता है और 1 नहीं करता है तो भी वो इसी में आएगा, इस दोनों में से कोई एक भी कर रहा है तो भी वो यहीं पर आ जाएगा। और नॉन रेसिडेंट तो सिंपल हो गया, जो बेसिक को ही पूरा नहीं कर रहा है, मीन्स बेसिक का 0 कर रहा है, तो फिर उसके लिए हम एडिशनल देखने की जरूरत ही नहीं है। बात समझ में आ गया, ये क्या रेसिडेंट होगा, कब ऑर्डिनरीली होगा, कब नॉट ऑर्डिनरीली होगा और कब नॉन रेसिडेंट होगा। तो उसी को यहाँ पर थोड़ा सा देखिए लिखा हुआ, आप देख लीजिए एक बार जल्दी से, तो आपको अच्छे से और ये समझ में आ जाएगा। बोलता है कि एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इफ ही सेटिस्फाई एनी ऑफ द बेसिक कंडीशंस, एनी ऑफ द बेसिक कंडीशंस। ठीक है, बेसिक कंडीशंस में से कोई भी सेटिस्फाई कर दिया तो वो रेसिडेंट हो गया। अब ऑर्डिनरली होने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो बोलता है कि एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया इफ ही satisfy any one of the basic conditions and both the additional conditions, बेसिक का कोई एक और एडिशनल का दोनों। नेक्स्ट है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, an individual is said to be resident but not resident in India if he satisfy
any of the basic but not satisfy both। तो यहाँ पे थोड़ा क्लियर हो गया ना, बोल दिया कि नॉट सेटिस्फाइज बोथ, बोथ को सेटिस्फाई नहीं, मतलब दोनों को सेटिस्फाई वो नहीं कर रहा, एक को कर रहा है या एक भी नहीं कर रहा, तो वो सेकेंड वाले कैटेगरी में हो जाएगा। और नॉन रेसिडेंट में हो जाएगा आपको एन इंडिविजुअल इज ए नॉन रेसिडेंट इन इंडिया इफ ही सेटिस्फाइज नन ऑफ द बेसिक कंडीशंस, मीन्स वो कोई बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो नॉन रेसिडेंट माना जाएगा। ठीक है, ये तो हम लोग इंडिविजुअल का देख रहे थे, कंपनी का देख लेते हैं अब जल्दी से। कंपनी का छोटा सा ही है कि a company would be resident in India in any previous year if it is an इंडियन कंपनी। अगर कोई इंडियन कंपनी है तो वो रेसिडेंट इन इंडिया मानी जाएगी। और इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन दैट ईयर इज इन इंडिया, और उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहाँ रहा हो, इंडिया में रहा हो, तो वो रेसिडेंट इन इंडिया मानी जाएगी। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट? Place of effective management to mean a place where key management and commercial decisions that are necessary for the conduct of business of an entity as a whole are substance made। सिंपल सा भाषा में, ये तो एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ सेक्शन 6(3) में, यहाँ से आप बोलता है कि की मैनेजमेंट और कमर्शियल डिसीजन जहाँ से भी होते हैं, मीन्स कंडक्ट ऑफ द बिजनेस जहाँ से भी किए जा रहे हैं, काम किया जा रहा है, जो मैनेजरियल डिसीजन लिया जा रहा है, वो अगर इंडिया से लिया जा रहा है तब माना जाएगा कि इसका इफेक्टिव प्लेस ऑफ मैनेजमेंट जो है वो इंडिया है। ठीक है, अब मान लो कि यहाँ का नहीं काम होता है, सारा डिसीजन जो है वो आउटसाइड इंडिया होता है, बाहर से होता है, तो इफेक्टिव प्लेस ऑफ मैनेजमेंट इंडिया में नहीं होगा उस केस में। ठीक है, डिसीजन, मैनेजरियल डिसीजन कहाँ से लिए जा रहे हैं वो डिपेंड करता है, वही बताता है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए, तो ये था हम लोगों का रेसिडेंशियल स्टेटस वाला पार्ट। एक पार्ट इसमें है आपका इंसिडेंस ऑफ टैक्स लायबिलिटी, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहाँ तक आप उसको पढ़िए, समझिए, कुछ क्वेश्चंस अगर आपके पास है तो बनाइए, कोई डाउट है तो वो मुझसे आप पूछ लीजिए। और एक बात और मैं बता दूं, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आना ही आना है, आता ही है हमेशा। इस बार भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग कि आए, हर साल आता है। पिछले बार भी ये क्वेश्चन आया था, लेकिन पिछले बार अनफॉर्चुनेटली ये 5 मार्क्स के लिए ही क्वेश्चन आया था। तो इस बार हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ और लॉन्ग आंसर्स में आ जाइए। पिछले बार शॉर्ट में आया था, लेकिन इस बार उम्मीद है कि लॉन्ग में आना चाहिए। ठीक है, चलिए इसी को रखिए, आज के लिए इतना ही।